मंत्री सीतारमण, नेट जीरो से बढ़ सकती है विकासशील देशों की लागत। लद्दाख में हालत सामान्य, स्कूल वाहन फिर शुरू, 24 सितंबर की घटना पर मजिस्ट्रेट जांच जारी। दिल्ली में सुदेवा फुटबॉल एकेडमी में नई सुविधाओं का शुभारंभ, सीएम रेखा गुप्ता ने किया फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 15 भारतीय मछुआरे, सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, मौलानाओं की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा संतुलन और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई समाज महंगे ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, जबकि कुछ देश सस्ती कार्बन गहन बिजली से अपने उद्योगों को सब्सिडी देते हैं। सीतारमण ने जोर देकर कहा है कि चुनौती सिर्फ अनिश्चितता का प्रबंधन नहीं बल्कि असंतुलन का समाधान करना है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास और स्थिरता के बीच समझौते को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ये समझौते और भी कठिन हो जाते हैं। So the questions that we asked are not abstract. They directly impact lives of our citizens. For nations still climbing the development ladder, the trade-offs are particularly acute. Between energy transition and energy security, between the imperative of growth and the urgency of sustainability. So these are questions which are hitting the common man's lives. Between the drive for innovation and the realities of the labor markets, rich with young populations. Between attracting capital and the burden of high borrowing costs. Between the demands of productive investments and the temptation of financialization. और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने यह कहा है कि हालात सामान्य हो रहे हैं। सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक लोगों की आवाजाही और वाहन संचालन भी सामान्य हो चुका है। 8वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान भी खोल दिए गए हैं। उन्होंने 24 सितंबर की घटना को दर्दनाक बताया और आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसा ना हो। इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि कई लोगों को रिहा भी किया जा चुका है, कुछ को जमानत भी मिल गई है और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही सर्वोच्च निकाय को केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। लगातार 4 दिन से सुबह 10 से लेकर के 6 बजे तक लोगों का आना जाना जारी है। गाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं। आज भी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है। 8वीं तक जो शिक्षा केंद्र हैं उनको सभी को खोला गया है। तो एक आध दिन के बाद सभी बिल्कुल स्थितियां सामान्य, दिन रात का जो है उसको कर दिया जाएगा। 24 तारीख का वाकया वाकई में दर्दनाक, दुखद, जो नहीं होना चाहिए था, आगे से भी ना हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आदित्य बिरला ग्रुप के सीएडी ग्रुप निदेशक सुनील बजाज के साथ सुदेवा फुटबॉल एकेडमी में नई सुविधाओं के शुभारंभ में शामिल हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि खेल के क्षेत्र में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार और जनता जब मिलकर प्रयास करती है तो 100% उसका परिणाम भी आता है। आज हमने फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया है। ये सार्वजनिक भागीदारी के साथ बनाया गया है। देश भर के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे खुशी है कि सरकार और पब्लिक मिलकर के जब एफर्ट्स करते हैं
तो 100% उसका रिजल्ट निकलता है। आज जिस तरीके के फुटबॉल यहाँ पे ग्राउंड का हमने इनोवेट किया है और ये पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में डेवलप किया गया है और देश भर के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं और अच्छी बेहतरीन फुटबॉल टीम आपकी बनी है और बहुत सारे मेडल आपने जीते हैं और लगातार उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि वर्ल्ड कप तक पहुँचे हमारी टीम और वहाँ से मेडल जीत करके आए। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि जब सरकार और एसोसिएशन मिल करके काम करती हैं तो निश्चित रूप में प्रोग्रेस होती है और हमारे देश के खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सके, बेहतरीन कर सके। और इसी के साथ तमिलनाडु से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 15 भारतीय मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे हैं। इन्हें अलग अलग तारीखों पर समुद्री सीमा पार कर मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें 2 मछुआरे 19 फरवरी को, 7 13 जुलाई को, 2 21 जुलाई को और 4 8 अगस्त को पकड़े गए। बता दें कि लंबे कानूनी और राजनयिक प्रयासों के बाद सभी की रिहाई संभव हो सकी है। हवाई अड्डे पर मछुआरों के परिवारजन और मत्स्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। बरेली विवाद के बाद से ही तौकीर रजा के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है और आज जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लोगों से ये अपील की है कि लोग अपने करीब की मस्जिद में नमाज पढ़े और नमाज के बाद सीधे अपने घर चले जाए। वो किसी भी तरह की भीड़ का हिस्सा बिल्कुल ना बने, ना ही किसी संगठन के बुलावे पर कहीं जाए। वहीं दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता नासिर कुरैशी ने बताया है कि बरेली में 4 अक्टूबर 2025 को 11वीं शरीफ का जुलूस निकलना था, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि कल ये जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हर हाल में शांति बनी रहनी चाहिए। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि नमाज पढ़ें और नमाज अपने करीब की मस्जिद में पढ़ें। जो घर के करीब मस्जिद है उस मस्जिद में नमाज पढ़ें और करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में अपने घरों को चले जाएं। किसी संगठन या किसी व्यक्ति के बुलावे पर न जाएं और भीड़ का हिस्सा न बनें। जिसमें उन्होंने सभी देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग अपने वक्तों पर नमाज जुमा की अदा करें। इसके बाद किसी भी खुराफाती तत्व के बहकावे में आए, अमन और शांति के साथ नमाज अदा करें और इसके बाद अपने अपने घरों को जाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अमान बरकरार हर हाल में रहना चाहिए। सैलानी रजा चौक पर जुलूस से पहले जो प्रोग्राम होते थे वो होंगे, फाता होगी, लंगर होगा, लेकिन जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सभी अंजुमनों से अपील की गई है वो लोग अपने अपने घरों में ही फाता दुरूद का प्रोग्राम कर लें। अमन हर हाल में बरकरार रहे। जिस तरह से माहौल शहर का गर्म रहा, उसी को लेकर ये दरगाह से इस जुमे को अपील की गई है। कुछ संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया था, उसको लेकर भी दरगाह से अपील की गई है कि सभी लोग अमन बरकरार रखें, नमाज पढ़ें और अपने घर को जाएं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां डूंगी और कालाकोट में कल ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से आदि कर्मयोगी अभियान और मनरेगा योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई, जहां योजनाओं को मंजूरी दी गई और अब क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर ले जाया जाएगा। कालाकोट ब्लॉक के बीडीओ कुलदीप राज ने यह बताया है कि 2 अक्टूबर को 2 प्लॉट लगने थे, एक मनरेगा के लिए और दूसरा आदि कर्मयोगी विजन एक्शन प्लान के लिए। हमने कई दिन पहले ही सभी कर्मियों की पहचान कर ली थी और खासकर प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से सलाह मशवरा भी करके जिनकी कुछ मांगे थी उस पर जोर दिया गया। कालाकोट आज हमारा यहाँ पे 2 अक्टूबर को 2 प्लान बनने थे, एक तो एमजी नरेगा का शेल्फ और दूसरा आदि कर्मयोगी का जो फाइनल हमने पहले प्लान विजन एक्शन प्लान बनाया था उस पे हमने प्लान को वेट करना था। जितनी भी कमियां थी वो काफ़ी दिन पहले हमने नोट कर ली थी, स्पेशली इन लोगों से पूछ के जो कि यहाँ के नुमाइंदे थे, पब्लिक थी जिनकी कुछ डिमांडें थी। तो काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, तो मैं बड़ा मतलब कि खुश हूँ कि यहाँ पे इन्होंने लोगों ने इतना कोऑपरेशन करके एक अच्छा प्लान विज़न प्लान जो है वो अच्छा बनाया है। हमारा जो ब्लॉक में बीडीओ डूंगी हूँ और ब्लॉक हमारा जो डूंगी है और हल्का पंचायत हमारा ये है ठठाली पौंसल और इसके विलेज जो हैं 2 आज, एक ठठाली और दूसरा
डूंगी मनाला ये जो है वो कंबाइंड रखे गए हैं। और इसमें आज जो है, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन ये हमारी जो पीछे 15 तारीख से कार्यक्रम चला था आदि कर्मयोगी अभियान, तो वो हमारा पूरा हो चुका है। और इसकी आज जो ग्राम सभा रखी गई है और जहां ग्राम सभा में प्लान जो है वो अप्रूव किया गया है। खबर दिल्ली से है, जहां स्पेशल सेल की एक टीम ने कपास हेड़ा इलाके में मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने जानकारी दी है और बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी आकाश राजपूत और राजस्थान के भरतपुर निवासी महिपाल है। आकाश राजपूत जुलाई 2022 में करनाल के असंध में एक अस्पताल के बाहर फिरौती के लिए हुई गोलीबारी में शामिल था, जिसकी साजिश प्रवासी गैंगस्टर दलेर कोटिया ने रची थी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।